जो 19 रुकनी काबीना है और उसमें बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्तलिफ वजारतों पर पहले भी रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सारी वही कैबिनेट है जिनको पहले भी यही कलमदान रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी कैबिनेट को? वो बकौल शायर के यहाँ तक तो पहुँचे, यहाँ तक तो आए। वो इलेक्शन के बाद से जिस किस्म की हमने शोर शराबा जो है, शोर गौगा कह लीजिएगा, वो सुना था। किसी ने कहा सिस्टम नहीं चलने देंगे, किसी ने कहा था हुकूमत नहीं बनने देंगे, किसी ने कहा था आगे नहीं बढ़ने देंगे, किसी ने कहा था ये भी आपको पता है। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद बिलाखिर जो है वो काबीना की तश्कील जो है वो उसका आगाज़ हो गया है। और इब्तदाई तौर पर जो 19 वज़रा जो है जिन्होंने हल्फ उठाया है, जिनकी नॉमिनेशन हुई है, वो एक वफाकी काबीना की शक्ल जो है वो हमें बनती दिखाई दे रही है। इसमें क्या सूरत हाल होगी, कैसे होगी, उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन दो बातें इब्तदाई तौर पे कहना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि इस वक्त मुल्क को दो बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये कि मिसाक मईशत जिसकी बहुत बात की जा रही है वो हो, और दूसरा ये कि मुल्क में अमन व अमा की सूरत हाल जो है वो इतनी यकीनी बनाई जाए कि कोई भी इन्वेस्टर आते हुए ना डरे, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाते हुए ना डरे, इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो किसी ब्लैकमेल में ना आए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये दो फोकस जो हैं ये रहेंगे। अब इस फोकस के एतबार से हम देखते हैं इकोनॉमी एंड लॉ एंड ऑर्डर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस काबीना में बहुत सारे लोग जो है, अक्सरियत मैं कहूँगा वो है जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ पहले काम किया हुआ है। चाहे वो पीडीएम की हुकूमत है, चाहे उससे पहले वो जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। तो उनके लिए बहुत कम नए चेहरे हैं। जो दो नए चेहरों की बात हम कर सकते हैं उनमें एक तो अलीम खान साहब है, जो पहले पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, जब पीटीआई में का हिस्सा थे वो, फेडरल में पहली बार, और सीनियर मिनिस्टर भी रहे वो, आपको याद होगा, और चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी थे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे उसके लिए। एक वो, और दूसरे औरंगजेब साहब। औरंगजेब साहब जो हैं वो नौवारद हैं काबीना के एतबार से जी। लेकिन इन सब के माइनसेस एंड प्लसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उनको कंसिडर किया गया है। मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब, ये आईपीपी जो बनी थी उसके वो रूह रवां हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं। और ख़ास तौर से जब जहांगीर तरीन साहब ने ज़रा थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन कर लिया तो ही इज़ द मेन पर्सन। वो अगर वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे तो वहाँ से वो अपनी पार्टी को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं और एक कोई ऐसा रोल भी अदा कर सकते हैं जिससे उनको और भी अहमियत मिले। औरंगजेब साहब जो हैं वो, उनका आना जो है वो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो यह है इनकी एंट्री कि इसहाक डार साहब की मौजूदगी में कैसे उनको वजारत ख़जाना जो है वो सुपुर्द कर दी गई है, और क्यों इसहाक डार साहब को हटाया गया, इसके ऊपर थोड़ी सी मेरे ख्याल से बात करना बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ये बहस छिड़ी हुई है। एक तो तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जी चूँकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसहाक डार साहब से खुश नहीं है, अच्छा, इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि वो इस अहम मिनिस्ट्री में ना आए। उसकी तफसील में हम जाएंगे तो बहुत वक्त गुजर जाएगा, वजूहात है उसकी भी। अच्छा, दूसरा ये तसव्वुर भी कायम है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं उनको भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से डील करने का तजर्बा है और वो इस एतबार से यानी बहुत कामयाब होंगे। और उनके साथ भी चाहे वो शमशाद साहिबा जो हैं उनकी सूरत में या कोई और अहम जो लोग रहे हैं मईशत के हवाले से, वो उनके साथ जो है मुंसलिक किए जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसहाक डार साहब जो है जिन्हें वजारत खारजा दी गई है, इनके बारे में एक तासुर ये था कि जनाब इनकी IMF के साथ कभी नहीं बनी, इनका रवैया हमेशा से सख्त गिर रहा। हालांकि अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछे तो मुझे कोई ख़राबी दिखाई नहीं देती है IMF के साथ टफ रवैया अख्तियार करने में, इसलिए कि जिस तरीके से IMF हमें डिक्टेट कराती है, जिस तरीके से हमें प्रेशर डाल के गरीब आदमी और आम आदमी जो सड़कों के ऊपर है उसकी ज़िंदगी को अजाब बनाने की कोशिश करती है IMF। अगर कोई शख्स उसको रेजिस्ट कर रहा था तो मेरे नज़दीक तो वो मेरा हीरो, मेरा हीरो है जी वो। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एनीवे, दूसरी बात यह है कि अब उनको दिया क्या गया है, उनको दी गई है वजारत खारजा, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री। राइट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो जो दोस्त ममालिक हैं उनसे सरमायाकारी जो है वो करवाने के लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस हुकूमत के पीछे नवाज शरीफ साहब जो हैं उसके रिलायबल बंदे हों बैक एंड के ऊपर। ठीक है जी। तो UAE से और सऊदी अरब से चूँकि 25-25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लानी है, चाहे वो जो रिफाइनरी है उसकी सूरत में हो या इंडस्ट्री में दूसरी जगह हो, तो उसके लिए एक ऐसा शख्स चाहिए जो यानी रिप्रेजेंट करता हो इस हुकूमत को, खासतौर से मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, नवाज शरीफ को खास तौर पे उनके फ्रंटमैन की। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन ये है, जैसे मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार में क्लैश था और मिफ्ता इस्माइल बड़े नाराज़ थे जब इसहाक डार आए उनकी पॉलिसी से, इनकी कैबिनेट में होते हुए
औरंगजेब को फ्री हैंड मिलेगा? देखिए, गुजारिश ये है कि ट्राई तो करना पड़ेगा। वो उसकी वजह भी मैं बयान करता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। वो मैं वहाँ बस आने वाला था, लेकिन थोड़ा सा बीच में से इनको वजारत खारजा का कलमदान भी इंडिपेंडेंटली सौंप के और फारग नहीं हो गया, बल्कि इनके साथ भी फातिमी साहब जो हैं, तारिक फातिमी, ही इज़ ए वेरी वास्टली एंड लार्जली एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, वो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो नवाज शरीफ के एडवाइज़र रह चुके हैं, तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो दूसरा उनके साथ लगाया गया है ये जो सलीम अब्बास जिलानी साहब हैं, ये जलील अब्बास, थैंक्स फॉर करेक्शन। इनको इसलिए कि कॉन्टीन्यूटी का मसला भी होता है हमेशा जब पॉलिसीज़ बनती हैं, ख़ास तौर से गैर ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो उसकी कॉन्टीन्यूटी भी ज़रूरी होती है। तो इनके साथ भी ये 2 बंदे लगाए गए। अब आइए जनाब, वो आप जो FISC की बात जो मैं करना चाह रहा था, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इसको बड़ा हाईलाइट किया था। करेक्ट। देखिए, ये जो है ना जी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसका रोल बहुत अहम है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। और आपको मालूम है कि ये प्योरली सिविलियन हाथों में नहीं छोड़ी गई, बल्कि इसके अंदर हाईएस्ट लेवल के ऊपर तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं, उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो ये तसव्वुर करना कि बहुत सारे फैसले जो हैं वो इनकी मंशा और इनकी मर्जी के मुताबिक किए जाएंगे, इसमें मुझे कोई यानी खराबी भी दिखाई नहीं देती है, और मुझे कोई इबहाम भी नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा ही होगा। तो ये जो काउंसिल है, इसकी भी ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब की बजाय किसी दूसरे हाथ को ट्राई किया जाए, इसलिए औरंगजेब साहब को लाया गया है। और हम तवक्को करते हैं कि औरंगजेब साहब और FIC मिलके और 7 वज़ीर ख़ारजा के तौर पे इसहाक डार मिलके ये सारी कोशिशों को कलेक्टिवली उस डायरेक्शन में लेके चलेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। करेक्ट। दूसरा अहम मसला है पाकिस्तान में अमन आमा का, लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। चाहे आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट ले आएं, जितने मर्जी कारखाने लगा लें, जितने मर्जी दोस्त आ जाएं आपके, तो उसको यकीनी बनाने के लिए यकीनी तौर पर एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जिसको एक तो अदारों की सपोर्ट हासिल हो, दूसरा उसको रिसेंट एक्सपीरियंस हो इस ख़ास शोबे में महारत का। तो एक ही नाम जो है वो जहन में आता है, वो हैं तो हमारे अपने, लेकिन मोहसिन नकवी का नाम लेने में मुझे ना कोई शर्मिंदगी है, ना कोई, मैं एहतियात से काम लेना चाहता हूँ। उन्होंने पंजाब में प्रूफ किया, डिलीवर करके दिखाया है कि भाई साहब ऐसे चलते हैं काम और ऐसे किया जाता है डिलीवर। बड़ा कम अरसा था उनके पास, 1 महीना और शायद चंद दिन, तो उस 1 साल और चंद दिन, और उसमें उन्होंने जो कुछ पंजाब में कर दिखाया है, जो डेवलपमेंट हुई है, जिस तरीके से फास्ट स्पीड के साथ काम हुए हैं, जिस तरह से कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर, इतने मैसिव फंड्स की हैंडलिंग के बावजूद देयर इज़ नो फाइनेंशियल चार्ज ऑन हिम, कि कहीं बेईमानी उन्होंने की हो या किसी को करने दी हो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जैसा मैंने कहा कि जितने भी इम्पोर्टेंट अदारे हैं उन सब की उनको सपोर्ट हासिल है। इसलिए एक और बड़ा काम मिनिस्ट्री के लिए होनी भी चाहिए। मैं अर्ज करूं, एक और बड़ा काम जो इस मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाएगा और किया जाना चाहिए था, अव्वल तो हो जाना चाहिए था, वो है कि स्मगलिंग जो है इस मुल्क की मईशत को, वो जिस तरह कहते हैं ना लकड़ी को वो लग जाती है दीमक की तरह चाट रही है। चाहे वो ईरान से पेट्रोल का लाना हो, चाहे वो अफगानिस्तान के रास्ते इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाना हो, चाहे वो गाड़ियां जो हैं उनको इलीगल तरीके से लेके आना हो, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि FC और रेंजर्स भी और FIA भी इनके मातहत होंगी, और ऑब्वियसली पुलिस की जो टॉप टीयर्स हैं वो उसके फैसले भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की मर्ज़ी से होते हैं। तो ये तवक्को की जा सकती है कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज स्मगलिंग का ख़ात्मा, और जो तखरीब पसंद लोग हैं जो मुल्क में यानी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उनका ख़ात्मा किए जाने के लिए भी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो डिलीवरी पे बिलीव करता हो, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसका माजी साफ़ सुथरा हो और उसके ऊपर कोई ऐसी एलिगेशन ना हो। तो इस एतबार से मेरे ख्याल से मोहसिन साहब की जो इंक्लूजन है उसके ऊपर किसी को भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो ट्रैक रिकॉर्ड पे आए हैं। उनको आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको हाल ही में पंजाब में जो कुछ किया है उन्होंने, वो आपके बिल्कुल सामने है। हमने तो पहले शेख रशीद को देख लिया ना। जी हाँ जी, हमने बहुत सारे आजमा लिए हैं, बहुत सारे शेर आजमाए गए हैं। तो ये हो गया जनाब। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जैसा मैंने कहा
इकोनॉमी के लिए 2 ममालिक की तरफ अगर आपने जाना है तो आपको वजारत खारजा चाहिए। हाँ जी। अगर अंदर आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है तो आपको वो काउंसिल चाहिए। हाँ जी। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए उनकी पॉलिसीज़ की। और अगर आपने मईशत को दीमक से बचाना है तो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए जो स्मगलिंग को रोक सकता हो और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बना सकता हो। साहब ब्रेक पर जाना है। वन लाइनर आसिफ अली जरदारी की हल्फ बर्दारी और उसके बाद जो आज गार्ड ऑफ ऑनर और आसिफा इज गोइंग टू बी फर्स्ट विमेन। इस एतबार से जी मैं एक बात एक जुमले में जैसा कि आपने हुक्म किया है कि ज़्यादा लंबा नहीं करना है, रबी साहब वो ये कि मेरे ख्याल से उनकी दूसरी दफ़ा ईवान सदर में वापसी को एक अच्छा ओमन करार दिया जाना चाहिए और वो तवक्कात रखनी चाहिए कि ये ईवान सदर साजिशों का गढ़ बनने की बजाय इस हुकूमत की को फैसिलिटेट करेगा, इस हुकूमत को गाइड करेगा, इस हुकूमत को अब डिलीवर करने में उसकी मदद करेगा। ये ऑफिस बना ही इसके लिए है। इसको वैसे तो कहते हैं कि इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन सदर साहब जब पहली दफ़ा वहाँ थे उन्होंने जो कारनामे करवाए थे अपनी हुकूमत से, चाहे वो 18वीं तरमीम थी, चाहे वो सरेंडर ऑफ ऑल द पावर्स थी, तो उस एतबार से मैं समझता हूँ कि इनकी ईवान सदर में आमद जो है इसको एक अच्छा ओमन करार देना। और पीपल्स पार्टी वैसे भी सब कुछ करती बाय द लॉ है, बाय द बुक चलती है। और दूसरी बात आपने की आसफा साहबा की, तो बिल्कुल ठीक है, वो फर्स्ट लेडी बनेंगी। इससे पहले हमारे पास एक मिसाल है और वो अयूब खान साहब जो थे वो जब सदर बने थे तो उन्होंने अपनी बेटी नसीम औरंगज़ेब को जो है वो फर्स्ट लेडी करार दिया था। तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं इस पोजीशन में और हम तवक्को रखते हैं कि एक पढ़ी लिखी खातून होने के साथ साथ और एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेगेसी रखने के साथ साथ वो भी अपने इस रोल में जो है वो पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस